गुड इवनिंग दोस्तों, आप सभी के लिए। और दोस्तों मुझे उम्मीद है आपकी पढ़ाई जो है दोस्तों जो है अच्छी चल रही होगी, बेहतर चल रही होगी, बेस्ट चल रही होगी। और दोस्तों जितने प्रैक्टिस सेट मैं आपके लिए उपलब्ध करा रहा हूँ वो आप रेगुलर ले रहे होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों 22 जनवरी 2019 का दोस्तों ALP का PCM वालों का जो है दोस्तों एग्ज़ाम हुआ था। PCM वालों का जो है पेपर हम डिस्कस करने वाले हैं, जो कि पार्ट ए आपका होने वाला है। यानी पार्ट ए में जितने भी आपके फिजिक्स से यानी साइंस से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चन हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबा लें दोस्तों, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुंच सके। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना है दोस्तों, शेयर करना है, वीडियो को लास्ट तक आपको बने रहना है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। और फर्स्ट प्रश्न है, पता नहीं दोस्तों स्क्रीन में एकदम क्या हुआ। चलिए देखते हैं आगे। और इस प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि प्रत्येक 20 ओम वाले दो प्रतिरोधों को समांतर यानी दोस्तों पैरेलल यहाँ पर जोड़ा जाता है और इस संयोजन को 40 आपूर्ति से जोड़ा जाता है। तो प्रतिरोधक का वोल्टेज क्या होगा? दोस्तों देखिए, इतना सरल प्रश्न कुछ नहीं है दोस्तों, मात्र और मात्र आपको दोस्तों घुमाया गया है इस प्रश्न में। हालांकि है कुछ नहीं, जो आंसर है वो भी आपका किस में है, क्वेश्चन में। देखिए मैं आपको बता देता हूँ। पहले हम सॉल्व करेंगे किस प्रकार से, जिस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं ना, उस आधार से हम दोस्तों पहले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। फिर उसके बाद दोस्तों पहले तो मैं आपके लिए डायरेक्ट बता देता हूँ कि इसका आंसर भी 40 वोल्ट ही आने वाला है। क्यों? क्योंकि प्रत्येक प्रतिरोधक भाई ये मान लीजिए पैरेलल है, कोई ये भी है ये भी है, तो वोल्टेज तो दोनों के लिए भाई इतना ही दिया हुआ है। ये रहा, यहाँ पर ये 40 वोल्ट दिया तो हुआ है, वो प्रत्येक वोल्टेज के लिए पूछ रहा है, तो ये तो दोनों के लिए है, इसके लिए भी और इसके लिए भी, और यही यहाँ पर दिया हुआ है, तो आंसर तो 40 वोल्ट होगा, ऑप्शन नंबर 2। बाकी अब क्वेश्चन लगाकर जो फॉर्मूला होता है V/IR, उससे भी आप यहाँ पर आप सॉल्व कर सकते हो। और पैरेलल में आपको बता देता हूँ दोस्तों, 1/R1 + 1/R1 इस प्रकार से आपको जोड़ना है, तो आप कर लेना। जो आपका निकल कर आएगा प्रतिरोध आएगा, वैसे भी आप कर सकते हो, तो भी आपका 40 वोल्ट ही आएगा। ठीक है, अब चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। ये रहा, डैश पदार्थ की वास्तविक गति द्वारा ऊष्मा स्थानांतरण की एक प्रणाली है। तो क्या है दोस्तों? संवहन यानी दोस्तों कन्वेंशन जिसे हम कहते हैं, ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, ये रहा, कोई लोड पाने के लिए लगाए गए बल को क्या कहा जाता है? तो इसे कहते हैं दोस्तों एफर्ट यानी प्रयास। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, ये रहा, यहाँ आपसे पूछा गया है किसी गेंद को 30 मीटर पर सेकंड की गति से ऊपर की ओर फेंका जाता है और 4 सेकंड बाद इसके विस्थापन का परिमाण कितना होगा यदि g 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो। g का मान क्या हो? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? गति का सेकंड समीकरण। और आपको पता है गति के 3 समीकरण होते हैं। एक तो होता है आपका फर्स्ट समीकरण V = U + AT, ये फर्स्ट समीकरण होता है। सेकंड होता है आपका S = UT + ½ AT²। और एक होता है दोस्तों B² = U² + 2AS। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, U जो है आपका यानी U का मतलब है प्रारंभिक वेग, B का मतलब है अंतिम वेग। तो यहाँ पर आपके पास देखिए दोस्तों, किसी गेंद को 30 मीटर प्रति सेकंड की गति से ऊपर फेंका जाता है, तो प्रारंभिक वेग कितना हुआ? 30 मीटर पर सेकंड, यानी U का मान 30। समय आपके पास दिया है 4 सेकंड, और G यानी A जिसे हम कहते हैं G या A त्वरण जो दिया है वो दिया है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर।
तो आप सेकंड फार्मूला लगा दीजिए, सीधा आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। और केवल आपको याद रखना है, अगर वस्तु ऊपर की ओर फेंका जा रहा है तो जी, जिसे हम दोस्तों ए कहते हैं, उसका मान हमेशा माइनस में लेना पड़ेगा आपको। बाकी आपका प्रश्न यूँ कि तो उतारना है आपको, जो मान दिए हैं वो आपको उसमें रख देने और आपका आंसर सॉल्व हो जाएगा। और अगर दोस्तों देखिए, अगर हम इसे क्वेश्चन में देखें यानी फॉर्मूले से देखें तो देखिए दोस्तों, फॉर्मूला मैं आपके लिए बता देता हूँ। अगर यहाँ पर विस्थापन आपको निकालना है तो एस, जिसे हम दोस्तों एस को दोस्तों विस्थापन को एस से भी डिनोट करते हैं समीकरण, गति के समीकरण में। तो एस बराबर होता है यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ई टी भी होता है, जी टी होता है। अब यहाँ पर आपको याद रखना है, अगर वस्तु ऊपर की ओर फेंकी जा रही है तो यहाँ प्लस नहीं माइनस लेना होगा। क्या दोस्तों? माइनस। तो इस प्लस को हटा देंगे, माइनस आपको रखना है और इसी फॉर्मूले में सारी चीज़ें उतार देनी है यूँ की त्यों। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सारी चीज़ों को हम यहाँ पर रखते हैं और देखते हैं कि आपका क्या आंसर निकल कर आता है। ठीक है, तो मैंने फॉर्मूला क्या बताया दोस्तों, एस बराबर यू टी, यू का मान मैं आपके लिए भी 30 बताया था, यू टी क्या बताया 4, यू टी 30 इंटू 4 माइनस जी टी स्क्वायर, माइनस जी का मान 10, 1/2 है दोस्तों, ये 1/2 जी टी स्क्वायर, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर बोला था ना मैंने, जी और टी का स्क्वायर, 4 चौका 16, 4 का गुणा 4 से करेंगे, 2 बार स्क्वायर करेंगे 4 का 16 आएगा। तो 5 से इसे काट लीजिए, 2 से आपको 5 10 काट लेना है 5 बार, एस यहाँ पर हमें निकालना है। तो 5 का गुणा 16 से करेंगे तो 80 आएगा। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर 4 का गुणा 3 से करेंगे तो 120 आएगा। अब आप घटा लीजिए, 120 में 80 घटा लीजिए, आपका 40 ही आएगा, 40 मीटर। आया समझ में? और दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको वीडियो जो है पसंद आ रही होगी, अच्छी लग रही होगी, बेहतर लग रही होगी। तो वीडियो को लाइक करते चलें दोस्तों, शेयर करते चलें। और जिन स्टूडेंट ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों कि चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबा लें दोस्तों, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुँच सके। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया है, समय t1 व t2 के बीच वेग समय वक्र के अंतर्गत क्षेत्रफल उस समय अंतराल के दौरान वस्तु के डैश के बराबर होता है। तो किसके बराबर होता है? विस्थापन के परिमाण के बराबर। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, ये रहा दोस्तों, यहाँ आपसे पूछा गया है, फ्रांसीसी क्रांति की 100वीं वर्षगांठ मनाने के लिए एफिल टावर का निर्माण किस वर्ष हुआ? तो किस वर्ष हुआ? 1889 में। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, ये रहा दोस्तों, डैश कोण दो तलों के बीच का कोण है। तो द्वितल जो होता है दोस्तों, दो तलों के बीच का कोण होता है। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, ये रहा दोस्तों, फ़ारेनहाइट और सेल्सियस स्केल डैश पर अभिमुख होते हैं, यानी दोस्तों अभिमुख का मतलब बराबर होते हैं। तो ये होते हैं दोस्तों -40 डिग्री सेंटीग्रेड पर, -40 डिग्री पर। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, ये रहा दोस्तों, पूछा गया है, तृतीय कोण प्रक्षेपण के लिए निम्नलिखित में कौन सही है? तो कौन सा सही है दोस्तों? प्रक्षेपण का तल वस्तु और प्रक्षेप के बीच स्थित होता है। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, ये रहा दोस्तों, यहाँ आपसे पूछा गया है, किसी प्रणाली में भेजी जानी ऊष्मा को डैश में मापा जाता है। यानी कोई भी प्रणाली है, किसी प्रणाली जो ऊष्मा भेजी जाती है या हस्तांतरित की जाती है, जो भी है, तो वह उसे किस में मापते हैं, यानी ऊष्मा का मात्रा क्या है, ये सीधा आपसे पूछा है। तो क्या है दोस्तों? जूल। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, ये रहा, आपसे पूछा गया है, डैश ऊष्मा प्रति इकाई द्रव्यमान है जो किसी वस्तु को एक ही तापमान और दबाव पर ठोस से द्रव में बदलने के लिए आवश्यक है। तो क्या है दोस्तों? द्रवण की गुप्त ऊष्मा। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, चलिए, ये रहा कि 100 ओम प्रतिरोध वाले प्रतिरोधकों को समांतर पैरेलल जोड़ा जाता है और इस संयोजन 40 वोल्ट आपूर्ति से जोड़ा जाता है। कितनी बैटरी से? 40 वोल्ट की वो बैटरी है, उससे जोड़ा जाता है। तो वोल्टेज स्रोत द्वारा आपूर्ति की जाने वाली धारा का मान क्या है?
तो देखिए दोस्तों, पहले तो आपको याद रखना है, दो समांतर प्रतिरोधक हैं तो उनको पैरेलल जोड़ाता है। पैरेलल का मतलब है 1/r प्लस 1/r, तो 1/100, आर यानी प्रतिरोध का मान सो दिया है और दो हैं ये, तो प्लस 1/100, तो एलसीएम आएगा आपका 100, ऊपर एक और एक दो, ये हो जाएगा दोस्तों आपका आर का मान 50। ठीक है, और फॉर्मूला क्या है दोस्तों, बी बराबर आई आर, बी बराबर आई आर। अगर आपको यहाँ से दोस्तों आई का मान निकालना है तो देखिए दोस्तों, बी का मान दिया है 40 बराबर आई का मान निकालना है, आर का मान आया है 50। ठीक है दोस्तों, जीरो से जीरो काटिए, 5 से 4 को देखिए, यहाँ से अगर हम पक्षांतरण करेंगे तो 5 यहाँ पर आएगा, पॉइंट लगाकर जीरो बढ़ा लीजिए, वही 40 हो जाएगा। 5 का गुणा भाग देंगे दोस्तों 40 में तो 0.8 आपका आएगा, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ आपसे पूछा गया है न्यूनतम प्रतिरोधकता वाले सुचालक कंडक्टर की पहचान करें। न्यूनतम प्रतिरोधकता, जिसकी न्यूनतम प्रतिरोधकता का मतलब है दोस्तों जिसका प्रतिरोध बहुत कम हो, जो धारा को अच्छी तरह से जाने दे, सबसे ज़्यादा जिसमें धारा की चाल होती हो, तो वो है जो, ये कौन होता है दोस्तों, आपका सिल्वर यानी चांदी। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, ये रहा, आपसे पूछा गया है किसी वस्तु के द्रव्यमान घनत्व या घनत्व और उसके डैश के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो किसके रूप में दोस्तों ये परिभाषित किया जाता है, द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन के रूप में। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, ये रहा दोस्तों, यहाँ आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में हैदराबाद के चार मीनार स्मारक का निर्माण हुआ था। तो ये हुआ था दोस्तों मोहम्मद कुली कुतुब शाह के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, ये रहा, यहाँ आपसे पूछा गया है ऊष्मा स्थानांतरण की प्रणालियाँ संचालन यानी कंडक्शन और संवहन यानी दोस्तों कन्वेंशन जैसे हम कहते हैं, डैश के द्वारा अलग निकायों के बीच से संचालित होती है। तो किसके द्वारा अलग किए जाते हैं दोस्तों, ये वैक्यूम के द्वारा। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा, वैक्यूम यानी दोस्तों निर्वात। अगला प्रश्न है, ये रहा, उच्चतम प्रतिरोधकता वाले सुचालक इन कंडक्टर की पहचान करें। उच्चतम प्रतिरोध, इसमें देखिए दोस्तों वहां पर पूछा गया था निम्न सबसे कम प्रतिरोधकता वाला, तो क्या था आपका चांदी, जिसमें धारा का मान सबसे ज्यादा हो। यहाँ पर पूछा गया उच्चतम प्रतिरोधकता, जिसमें धारा का मान कम हो और प्रतिरोधकता ज्यादा हो, यानी सबसे कम दोस्तों धारा को प्रवाहित होने दे, तो क्या है दोस्तों आपका पारा। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, ये रहा, आपसे पूछा गया है पानी, शुद्ध पानी का घनत्व लवणयुक्त पानी के घनत्व से डैश होता है, कम होता है, सीधा आपको पता ही है दोस्तों, लवणता ज्यादा तो घनत्व ज्यादा, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, ये रहा, जब 1 किलोग्राम पानी को 4 से 0 डिग्री सेंटीग्रेड ठंडा किया जाता है तो इसका आयतन क्या है। देखिए दोस्तों, ये प्रश्न पिछली शिफ्ट में भी पूछा गया था, पीछे मैं आपके लिए बता चुका हूँ और यहाँ पर फिर पूछा गया है। तो आपको बता दूं दोस्तों, हमेशा जब पानी को गर्म किया जाता है या ठंडा किया जाता है तो आपको एक चीज़ आपको याद रखनी है दोस्तों हमेशा, कि अगर मान लीजिए पानी को हमने 0 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया, गर्म करेंगे, यहाँ से 10 है दोस्तों, यहाँ 4 है, फिर 0 है, तो क्या होगा दोस्तों 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर हमेशा आयतन कम होता है, पहले घटता है, जैसे 10 से 0 तक लाएंगे, ये 10 है दोस्तों यहाँ और ये 0 है, पहले तो हम गर्म करेंगे तो 0 से लाएंगे तो पहले तो घटेगा फिर बढ़ेगा आयतन, और 10 से लाएंगे 0 तक ठंडा करेंगे तो पहले घटेगा, पहले आयतन बढ़ेगा फिर घटेगा, सॉरी दोस्तों, पहले आयतन घटेगा 4 पर फिर बढ़ेगा 0 तक, तो यहाँ पर आयतन ही पूछा है, तो ये बोल रहा है दोस्तों 0 से 4 पर तो हमेशा कम ही होता है। सॉरी दोस्तों, इसका आयतन हमेशा अधिक हो जाता है, आयतन हमेशा अधिक होगा, आयतन बढ़ता है दोस्तों और घनत्व कम होता है, तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड घनत्व कम आयतन ज़्यादा। ठीक है, तो आयतन 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर 4 से 0 तक लाएंगे दोस्तों, ये बढ़ेगा
तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा, याद रखना है। अगला प्रश्न है, ये रहा दोस्तों, आपसे पूछा गया है डैश यह बताता है कि किसी वस्तु के तार के माध्यम से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा इसका तापमान समान होने पर भी इसके छोरों पर विभवांतर अंतर बी डैश के सीधे समानुपाती होता है। तो किसके दोस्तों? ओम के नियम के द्वारा, और ओम ने ही दोस्तों ये नियम दिया था, बी बराबर आई आर। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, ये रहा, ऊष्मीय चालकता की इकाई क्या है? तो ऊष्मीय चालकता की इकाई क्या होती है दोस्तों? जूल सेकंड, जूल इंटू पर सेकंड इंटू एम इंटू K-1, ये इसका आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है, ये रहा दोस्तों, यहाँ आपसे पूछा गया है चिली किस महाद्वीप का भाग है? चिली जो देश है वह किस महाद्वीप में आता है दोस्तों? ये आपसे पूछा गया है। तो ये आता है दोस्तों आपका अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका में। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, ये रहा, कार्य करते समय घर्षण के प्रभाव के कारण मशीन का आउटपुट कार्य इनपुट डैश होता है। तो आउटपुट, मशीन का कार्य आउटपुट कार्य इनपुट से हमेशा कैसा होता है दोस्तों? कम होता है। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, ये रहा, यहाँ एच ऊंचाई एच पर 20 किलोग्राम भार वाली किसी वस्तु की स्थितिज ऊर्जा 600 जूल है और एच का मान ज्ञात करें यदि जी आप को मानना है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पर आपको दोस्तों कई बार मैं बता चुका हूँ स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला mgh, ये स्थितिज ऊर्जा का आपका फॉर्मूला है। यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है दोस्तों। तो ये आपका स्थितिज ऊर्जा दिया हुआ है 600, बराबर में एच आपको निकालना है, एम का मान दिया है 20, तो 20 रख लेंगे, इनटू जी का मान दिया है 10 रख लेंगे, एच आपको निकालना है। तो सीधा सीधा काट दीजिए दोस्तों, 2 3, ये 3 आपका आ जाएगा, 3 मीटर पर 3 मीटर। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, ये रहा दोस्तों, यहाँ इसमें आपसे पूछा गया है डैश किसी वस्तु द्वारा तय की कुल मार्ग लंबाई है जिसे वस्तु के स्थानांतरित होने के दौरान कुल समय अंतराल द्वारा विभाजित किया जाता है। तो क्या होता है दोस्तों? औसत गति। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, ये रहा, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रपति का अधिकार नहीं है? तो क्या नहीं है दोस्तों? केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति करना, बाकी तीनों के तीनों दोस्तों राष्ट्रपति के द्वारा किए जाने वाले कार्य हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, ये रहा दोस्तों, यहाँ आपसे पूछा गया है 1 किलोग्राम द्रव्यमान वाली कोई वस्तु 10 मीटर पर सेकंड वेग के साथ चल रही है तो इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? तो क्या होगी दोस्तों? 1/2 mv², ये आपका गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला है। तो 1/2 द्रव्यमान 1 इंटू ये आपका दिया है दोस्तों 10 का स्क्वायर का वेग दिया है, तो b का स्क्वायर 10 गुणा 10 करेंगे 100, 2 से काटेंगे 50 बार, 50 गुणा 1 से करेंगे तो 50 आएगा आपका, 50 जूल। तो ये आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। तो दोस्तों पीसीएम वालों का जो है दोस्तों पेपर में आपके लिए पार्ट ए आपके लिए करा चुका हूँ, और इसमें जितने प्रश्न आपसे पूछे गए थे सारे प्रश्न मैंने आपके लिए बता दिए हैं। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना है दोस्तों, शेयर कर देना है, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि दोस्तों मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुँच सके। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। तो थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ।